एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूं मैं, आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं ताजा तरीन खबरें सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में। 400 सेकंड में तेल अवीव प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने इजराइल तक पहुंचने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बनाई, ये सारी खबरें आती हैं हम लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। 13 अप्रैल 2024 का दिन था जब रात के अंधेरे में और अल अक्सा मस्जिद के सुनहरे गुंबद की पृष्ठभूमि में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की रोशनी से पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शायद लंबे समय तक दुनिया को याद रहेगी। ईरान का वो मिसाइल और ड्रोन हमला इजराइल की उस प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली से काफी हद तक बचने में कामयाब रहा जिसे आयरन डोम कहा जाता है। ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक इजरायली हवाई पट्टी समेत देश की विभिन्न जगहों पर जा गिरी। लगभग 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात उस हमले को एक बार फिर से दोहराया गया और इस बार पहले की तुलना में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी और पहले से अधिक इजरायली लक्ष्यों को निशाना बनाया गया था। स्टिम्स इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता और नेटो के आर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोडक्ट विलियम अल्बर्ट कहते हैं कि ईरान के हाल के हमले ने मध्य पूर्व की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ध्यान रहे कि यह हमला जिस ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से मुमकिन हुआ है वो कई दशकों से हमला करने वाली रफ्तार से आगे बढ़ता रहा है और ईरानी सरकार को इस प्रोग्राम पर इस हद तक भरोसा है कि इन मिसाइलों के लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता की वजह से उनके लिए पॉइंटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह मिसाइल प्रोग्राम पश्चिमी दुनिया और इजराइल के साथ साथ मध्य पूर्व के कुछ अरब देशों के लिए भी गंभीर समस्या बना रहा है। ये मिसाइल प्रोग्राम क्या है, ईरान के पास किस तरह के और कितनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और हर तरह की और हर दूरी की प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी मिसाइल प्रोग्राम इतना आधुनिक कैसे बना, आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की विकास यात्रा। अमेरिकी संस्था पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार मध्य पूर्व में ईरान के पास सबसे बड़ा और विविध बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है। साथ ही साथ ईरान क्षेत्र का अकेला देश है जिसके पास परमाणु हथियार तो नहीं लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी तो दूसरे युद्ध के समय तैयार हो चुकी थी लेकिन दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास ये क्षमता थी कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बना सके। ईरान ने पिछले 2 दशकों के दौरान सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल की और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार भी की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने हाल ही में एक संबोधन में कहा था कि जिस सैनिक और मिसाइल प्रोग्राम से पश्चिम परेशान है वो प्रतिबंधों के दौरान तैयार हुआ है। सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार सामग्री को ईरान को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें एक ऐसा सामान भी शामिल था जिसे किसी और मकसद के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने एक और प्रस्ताव में ईरान से पारंपरिक हथियारों के लेन देन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस प्रस्ताव के तहत लगने वाले प्रतिबंधों के दायरे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आया। ऐसे में ईरान के लिए रूस और चीन जैसे देशों से भी हथियार खरीदना आसान न रहा जिनसे वो इराक युद्ध के समय से सामान खरीद रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है और पश्चिमी देशों के अनुसार चूंकि ईरान ने बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है इसलिए वो परमाणु ऊर्जा हासिल करने और परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हद तक यूरेनियम को संवर्धित करने की कोई कोशिश छोड़ेगा नहीं। जुलाई 2015 में ईरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच संयुक्त व्यापक प्लान ऑफ एक्शन समझौता के अंत और प्रस्ताव 2231 की मंजूरी के बाद ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सभी पाबंदियां हटा दी गई थी। लेकिन ट्रिगर स्नैपबैक मैकेनिज्म के नाम से जानी जाने वाली धारा ने हथियारों के प्रतिबंध को जारी रखा जिसके तहत विशेष तौर पर 5 साल तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी की जानी थी। ये ईरान पर दबाव डालने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक उपाय था। लेकिन ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक बढ़ाया कि मार्च 2016 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक संयुक्त पत्र लिखते हुए ईरान पर मिसाइल परीक्षण करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने JCPOA समझौते के बाद सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन किया है। आखिरकार सन 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अलग होने का फैसला किया। अमेरिका के इस समझौते से अलग होने की वजह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खतरे से निपटने और इसके प्रोग्राम के मुआयने के लिए जरूरी प्रक्रिया की कमी थी। हालांकि ईरान ने जताने की कोशिश की वो संयुक्त व्यापक प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है लेकिन प्रस्ताव 2231 में डेडलाइन के अंत के साथ ही ईरानी सरकार ने अक्टूबर 2021 में रूस और चीन के हथियारों की खरीदारी के लिए विज्ञापन दिए लेकिन प्रतिबंध अब तक जारी है और ईरान की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी है। ईरान उस समय 50 से अधिक तरह के रॉकेट
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ साथ मिलिट्री ड्रोन्स तैयार करता है, जिनमें से कुछ रूस और यूक्रेन की जंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी इस्तेमाल हुए हैं। 0 पॉइंट रिवर्स इंजीनियरिंग। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान के तोपखानों की मार करने की हद 35 किलोमीटर थी, जबकि ईरानी सेना के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाले स्कड बी बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो ईरान के अंदर कई शहरों को निशाना बनाती थी। जबकि इराकी सेना ने मिसाइल के हमले की वजह से बढ़त हासिल की, तो ईरान ने भी मिसाइल हमला करने का सोचा और उस समय ईरान के सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान के मिसाइल हमले का मुकाबला करने की इजाज़त दे दी थी। इसी सिलसिले में नवंबर 1984 में हसन तेहरानी मुकदमे के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मिसाइल कमांड की शुरुआत की गई। ईरान ने 1985 में पहली बार लीबिया के रूस में बनी स्कड बी मिसाइल खरीदी और 30 मिसाइल की खेप के साथ ही लीबिया से तकनीकी मदद के लिए सलाहकार भी ईरान आए और ईरान का मिसाइल ऑपरेशन उनकी मदद से ही पूरा हुआ। उस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा मिसाइल यूनिट निर्माण के प्रमुख बने और मिसाइल गतिविधियों के लिए ईरान के पश्चिम में स्थित शहर किरमान में पहला अड्डा तैयार किया गया। इराक पर ईरान की ओर से पहला मिसाइल हमला 21 मार्च 1985 को हुआ, जिसमें किरकुक शहर को निशाना बनाया गया। 2 दिन बाद दूसरा ईरानी हमला बगदाद में इराकी आर्मी ऑफिसर्स क्लब पर किया गया, जिसमें लगभग 200 इराकी कमांडर मारे गए। ईरान के उन मिसाइल हमलों के बाद अरब देशों की ओर से लीबिया से विरोध जताया गया, जिसके बाद लीबिया के सलाहकार और सलाह देने वाले दोनों ने ही ईरान छोड़ दिया और जाने से पहले मिसाइल और लॉन्चिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। इस स्थिति में ईरानी वायुसेना के सदस्य ग्रुप के ने खुद इन मिसाइल के परीक्षण की शुरुआत कर दी। IRGC के छोटे से ग्रुप ने रॉकेटों और लॉन्चरों के पुर्जे खोलकर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। हसन तेहरानी मुकद्दम, जिन्हें ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, 0 to 100 मिसाइल प्रोग्राम नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताते हैं कि ईरान से लीबिया के सलाहकारों को जाने के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 13 सदस्यों को स्कड बैलिस्टिक मिसाइल पर काम करने की ट्रेनिंग के लिए सीरिया भेजा गया और एक सीमित समय के अंदर उन्होंने स्कड मिसाइल के काम को समझ लिया था। सन 1986 में मुकद्दम को ईरानी वायुसेना का मिसाइल कमांडर बनाया गया और फिर सन 1988 के बाद से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने गंभीरता से मिसाइल बनाने की कोशिश शुरू की। स्टिम्सन इंस्टीट्यूट में विश्व सुरक्षा और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता और नेटो के हथियार कंट्रोल प्रोग्राम के पूर्व डायरेक्टर विलियम अल्बर्ग ने BBC फारसी को बताया कि इन वर्षों में चीन और उत्तरी कोरिया ने भी ईरान के साथ व्यापक पैमाने पर मिसाइल के लिए सहयोग किया था और बाद में ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए रूस का साथ मिला। उनका यह भी कहना है कि सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत विकसित देश है और उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन मिसाइल के पार्ट्स को अलग करने और उसे दोबारा जोड़ने का तरीका सीखने के लिए बहुत शोध किया है। सन 1990 के दशक में उत्तरी कोरिया और बाद में चीन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की मदद को आगे आए। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ विश्व शक्तियों ने चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का सदस्य बनाने की कोशिश की, जो मिसाइल के उत्पादन, विकास और टेक्नोलॉजी सीमित करने के लिए 35 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता है। चीन इस समझौते का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने समझौते की शर्तों पर चलने पर संकल्प जरूर लिया। नाज़ियात और मुज्तमा रॉकेट ईरान में बनाए गए रॉकेटों की पहली सीढ़ी के थे और उसके तुरंत बाद थंडर 69 मिसाइल सामने आई, जो असल में छोटी दूर तक मार करने वाली चीनी B610 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ईरानी सशस्त्र सेनाओं ने नए सिरे से डिजाइन करके इस्तेमाल में लाया है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस मिसाइल यूनिट में हसन तेहरानी मुकद्दम की निगरानी में और उस समय IRGC एयरफोर्स के कमांडर अहमद काजमी की मदद से सन 2000 के दशक की शुरुआत में बना था। इसका मकसद यह था कि अधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे बैलिस्टिक और सैटेलाइट इंजन के निर्माण में कामयाबी हासिल की जाए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के दूसरे गंभीर चरण की शुरुआत फतेह है 110 मिसाइल की तैयारी से हुई थी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के विकास में हसन मुकद्दम सबसे अहम शख्सियत है। सन 2009 में उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान पहली बार एक्स्ट्रा हैवी सैटेलाइट इंजन सीरीज का परीक्षण किया था। ईरानी बयान के अनुसार हसन मुकद्दम 12 नवंबर 2011 को एक धमाके में 16 लोगों के साथ मारे गए थे। बहुत से लोगों की राय है कि सैनिक अड्डे पर होने वाला यह धमका साजिश का नतीजा था और हसन तेहरानी मुकद्दम को खास साजिश के तहत मारा गया था। ईरान के अनुसार जब हसन मुकद्दम एक नए मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहे थे तो 2 धमाके हुए और वो दूसरे धमाके में मारे गए। धमाके की असल वजह कभी तय नहीं हो सकी, लेकिन वो हसन मुकद्दम ही थी जिनकी कब्र पर लिखा गया कि यहाँ वो शख्स दफन है जो इसराइल को तबाह करना चाहता था। इस समय अमीर
अली हाजी ज़ादा के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स ईरान की सशस्त्र सेनाओं के लिए मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। असल में पिछले कई वर्षों में ईरानी सेना की जगह ईरान की विदेश में कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार रही है। सारी की सारी खबरें हैं आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। हम लोगों के साथ बने रहिए। धन्यवाद।